अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ताबीर हयात जुहैना अरविश किस्त नंबर 3। आप कब आए? मुझे तो ये पता भी नहीं चला। अलीशा अभी अपने रूम से नीचे उतरी थी। उसने सामने बैठे आरियान से पूछा जो लैपटॉप पर ऑफिस का काम कुछ कर रहा था। कुछ टाइम हो गया, तुम कहाँ थी? बगैर सर को उठाए एक नज़र भी इसको देखी उससे पूछा, जो साथ वाले सोफे पर पैरों को ऊपर को उठाए गोद में दोनों हाथ को रखकर बैठ गई। मैं सो गई थी। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? मैं वैसे भी बनाने जा रही हूँ। सोफे से दोबारा उठते हुए उसने कहा। बैठ जाओ, मैंने शेफ़ से कहा है वो भी ले आएगी। उसने लैपटॉप को बंद करके अपने साथ साइड वाले सोफे पर रख दिया। अलीशा इसको देखने लगी। आप हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हैं? दोबारा इसी तरह अपनी पोजीशन में बैठकर हर बार की तरह अभी भी वही सवाल पूछने लगी। मुझे लगता है हर इंसान को इतना सीरियस होना चाहिए। वो लोग मुझे सख्त बुरे लगते हैं जो काम का वो बातें ज़्यादा करते हैं। तो आप अपने इस स्टेटमेंट के अपोजिट लोगों को पसंद करते हैं? यस ऑफ कोर्स। आई लव क्वाइट एंड टाइट पीपल। मेरी तो सांसें बंद होती हैं अगर मैं थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठ जाऊं। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोली। वैसे एक बात बताएं, क्या आप मेरे साथ भी नफरत करते हैं क्या? उसने भी क्या दिमाग लगाया था। क्यों? आईब्रो कुचकाते हुए उसने उसको देखकर पूछा। क्योंकि मैं भी तो हर वक्त बोलती रहती हूँ। अपने दिमाग में उभरे खदशों के बारे में उसने आर्यान को आगाह किया। मेरे रूल्स रेगुलेशंस के भी स्टैंडर्ड होते हैं। इसको हर किसी पे अप्लाई नहीं करता क्या? तो इसका मतलब आप मेरे साथ नफरत नहीं करते? और मैं ऐसा क्यों करूँगा? शर्ट के आस्तीनों को फोल्ड करते हुए दोबारा इससे पूछा। थैंक गॉड, वरना तो मैंने बोर हो गई यहाँ से भी भागना था। अपने भूरे बालों को दोनों कानों के पीछे उसने करते हुए कहा। तुम घर से भाग कर आई हो? उसने अलीशा से पूछा और आने वाले शेफ की तरफ मतवज्जो हुआ जिसने ट्रे में 2 कप रखे थे, 1 कप चाय का और 1 कॉफ़ी का। मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है। आपको पता भी नहीं है मेरे माँ बाप कितने स्ट्रिक्ट है। अगर मैं घर से भाग गई ना तो सीधा उन्होंने मुझे ऊपर पहुंचाना है। ट्रे में रखे हुए कॉफ़ी के कप को अलीशा ने उठाया और चाय को आर्यान ने। वैसे तुमने जो नक्शा खींचा है वो तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा खतरनाक लगता है। चाय का एक घूंट भरकर आर्यान ने कहा। बहुत डरावना है, आप डर गए ना? उसने अपने सामने बैठे नमूने से कहा। बगैर कुछ कहे आर्यान ने इसको देखा, जिसका मतलब था कि इस दुनिया में मैं अपने बाप से नहीं डरता तो तुम्हारे वालिद से खाक डरूंगा। मगर क्या फ़ायदा? सामने बैठी लड़की अ, इसको रिकवर नहीं कर सकती। आर्यन, एक तो मैं आपकी इस आदत से बहुत तंग आ गई हूँ। पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं हैं और इशारे करते रहते हैं जिसकी समझ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। जब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का सामना होता है फिर वो दोनों इसी तरह अपोजिट पोल्स में तो फ्लो करेंगे। जिस तरह चाय और कॉफ़ी 2 अलग नेचर्स की 2 अलग मशरूब है। यहाँ पर भी ऐसा ही था कि एक मुंह की बात समझता है और दूसरा आंखों से कहने की कोशिश करता है। मगर इसको समझना हर एक की बस की बात नहीं थी। तुम्हारी दुनिया बहुत मुख्तलिफ है इसलिए तुम मुझे नहीं समझ सकती। वैसे भी मेरी कंपनी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ें इसे। बस मैं दुआ करूँगी कि आपकी बीवी को अल्लाह ताला बहुत बड़ा दिल दे, क्योंकि इस तरह आपके साथ रहना तो मुश्किल है। हंसते हुए उसने कहा और टेबल पर पड़े रिमोट को उठा के टीवी ऑन कर दिया। टीवी जैसे ही ऑन हुआ सामने से किसी चैनल पर हमाल के इंटरव्यू चलने लगा, जो कुछ दिनों पहले रिकॉर्डेड हुआ था। किसी दरमियानी ब्रेक की वजह से इंटरव्यू के दरमियान में रोक दिया गया था। हमारे की तस्वीर एक साइड पर नुमायाँ हो रही थी और दूसरी तरफ इसका इंटरव्यू चल रहा था और दरमियान वाले हिस्से में प्रोग्राम का होस्ट और गेस्ट इलेक्शन के बारे में और नबील वाले केस के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा वॉल्यूम लाउड कर दो, आर्यान ने उससे कहा। दोनों अपने अपने कप से एक एक घूंट भर रहे थे और सामने एंकर्स की गुलफशानियाँ भी सुन रहे थे। उस्मान अरसलान हाथ में अखबार पकड़े अपने स्टडी से निकल गए। वो अपने कमरे की तरफ जाने वाले थे मगर सामने बैठे हुए लोगों को देखकर उसकी तरफ मुड़ने लगे और सोफे पर बैठ गए। वहां पर बैठा कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। सब इस एंकर को सुन रहे थे। टीवी पर बोला जा रहा था और यहाँ पर सिर्फ सुना जा रहा था। कुछ देर में हमाल की इंटरव्यू फिर से चलने लगी। इसका एतमाद और आंखों की चमक देखने के लायक थी। अब हजूर, यह है वकील हमाल मारूख जिसने नबील हमदानी को अंदर करवाया, नुमान ने बाप से कहा, जो कुछ देर पहले बाहर से आए थे और इसके पीछे खड़े हो गए थे। सब लोग टीवी में देखने इतने मसरूफ थे कि किसी ने इसको नोटिस ही नहीं किया। देख लो, इसे अभी तक पूरी तरह से ज़मीन पर खड़ी नहीं हुई और पूरी दुनिया इसके पीछे। पता नहीं है और क्या करेगी ये छटांग भर की लड़की। हाथ में पकड़े अखबार को हाथों में झंझोड़ते हुए उसने कहा, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दादाजान, आपकी सियासत और सीट का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक 2 टके की लॉयर की वजह से अरसलान फैमिली का नाम हर तरफ से गालियों से नवाजा जा रहा है।
अगर आप लोग अपने काले करतूतों को छुपा नहीं सकते तो फिर इसके करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आर्यन अपने कप को सामने शीशे की मेज पर पटकते हुए ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन ठीक कह रहे हैं, हमें इस लड़की से बात करना होगा, वरना मीडिया चैनल्स को हम नहीं रोक सकते, मगर इससे बात कर सकते हैं और हो सकता है बात बन जाए। उस्मान नुमान को खाने के लिए तैयार हो गया था और इसको ऐसे घूर गया था कि इसका बेटा ना इसके काबू में था और ना ही वो अपने कंट्रोल में कर सकता था। आप जानते तो हैं आर्यन कितना पोसेसिव है अरसलान फैमिली के नाम पर और रेपुटेशन के बारे में। इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और हो सकता है कि अगले इलेक्शंस में हमारे साथ खड़ा हो जाए। अलीशा ने आर्यन का कप उठाया और उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो भी इन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। तुम कल इससे मिलने का बंदोबस्त करो, वो हमायल को इशारा करने लगी, जिसकी तस्वीर टीवी पर चल रही थी, और मैं कमरे में जा रहा हूँ। फिर डिनर पर बात हो गई थी। हो जाएगा, आप आए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अखबार को मरोड़ते उन्होंने ज़मीन पर फेंक दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगे। पीछे नुमान परेशान बैठे हुए थे, बेटे के बारे में सोच रहा था। मामा, मैं आपकी हेल्प कर दूँ? हमाल ने नगमा बेगम से कहा, जो कब से किचन में काम कर रही थी। नगमा ने मुड़कर देखा। हमाल शेल्फ के साथ खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके भाभी के साथ बैठ जाओ, वो अकेली होंगी। कुछ देर पहले नायरा बेगम और बैरिस्टर सजाद रहमानी शराज हाउस में आए थे। उनके साथ इनका बेटा भी था, जो अमेरिका से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुकम्मल करके आया था और अभी एक एजेंसी में काम कर रहा था। तुम जाओ ना हमाल, यहाँ पर गर्मी है। इसके कहने पर भी वो नहीं गई थी और भाभी के साथ भी कोई नहीं है। तुम जानती तो हो, तुम्हारे बाबा और सजाद भाई जब बातों में लग जाए तो किसी को नहीं देखते। मामा, इनके साथ डैड है, आप यहाँ पर अकेली काम करें और बस करें। और कितनी चीज़ें पकाएंगी? उसने प्लेट्स में सजे खाने की चीज़ों को देखकर कहा। मेरे साथ सलमा है, वो मेरी हेल्प कर रही है। मैं बस कुछ देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और नायला आंटी भी। प्लेट से एक पकौड़ा उठाते हुए उसने कहा। बाहर शहराज अपने दोस्त सजाद हमदानी के साथ फुल मूड में गपशप लगाने में मसरूफ़ था। नायला बेगम और सदेस भी इन्हीं के साथ मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं कि हमारी बेगम क्यों नहीं नजर आ रही? शराज साहब ने मस्त मूड में हमाल से पूछा और इन्हीं के साथ बैठ गई थी। वो अंकल आंटी के लिए ज़बरदस्ती चाय ला रहे हैं, उसे पूरे स्पाइसी अंदाज में कहा। देख लो सजाद, मेरी वजह से आज तुम हमारी बेगम साहिबा के हाथ के चाय पियोगे, उसे फ़ख्री अंदाज में कहा। ये मौका भी हमें दे दिया करो कभी कभार। सजाद ने भी इसी तरह जवाब दिया। क्यों नहीं मेरे यार, हम सब तुम्हारे घर में डेरे के लिए प्लान कर रहे हैं। क्यों भाभी? उसने नायला बेगम से पूछा। भाईजान, हम आपका वेट करेंगे। वैसे भी मुझे और सजाद को एक बेटी की कितनी ख्वाहिश थी, मगर जो अल्लाह की मर्ज़ी। हम दोनों तो हमारे को देखकर अपनी बेटी का नक्शा आंखों में सजाते। मैं तो कह रही हूँ आप लोग हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए। माहौल में बेटी वाली बात पर खामोशी छा गई थी। सजाद और शहराज की नाव ख़त्म होने वाली बातें भी रुक गई थी। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। वो इसके करीब हो गई। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन आपने जो ऑफ़र दिया है इस पर भी सोचा जा सकता है। उसने इनके हाथों पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, वो मुस्कुराई थी। माहौल में तनाव कम होने लगा। सभी इन दोनों को देख रहे थे। वापस इनकी ज़बानों ने फिर से हरकत कर ली। सदैव साहब क्यों चुप बैठे हैं? हमाल ने उससे पूछा, जो कुछ देर पहले इनसे बातें करने में मसरूफ़ था। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, क्योंकि 3 सालों में हमालनामा सुन रहा हूँ। तो क्या आप बोर हो रहे हैं हमालनामे से? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए सफाई देने लगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुस्कुराते हुए वो सफाई देने लगा। क्या करते हैं आप सदीस बेटा? शराज साहब ने उससे पूछा। अंकल, मैं एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। पहले अमेरिका में करता था, वहाँ पर इसकी एक ब्रांच थी। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया। वेल डन बेटा, आप जैसे लोग हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। रुकना नहीं है, जितना कर सकते हो करो। ये याद रखो, वक्त तुम्हारा है। थैंक यू अंकल, यू मेड माई डे। शराज ने सिर्फ सर हिलाया था। कुछ देर में शराज साहब और सजाद साहब के दरमियान एक और टॉपिक पर बात शुरू हो चुकी थी। आज उसने लॉन में चलते हैं। वैसे भी डैड और अंकल का गपशप लेवल हाई होने वाला है। उसने सामने सोफे की तरफ इशारा किया, जिसमें सजाद और शराज साहब बैठे थे। वो फिर से बातों में मशगूल होकर इर्द गिर्द को भूखने लगे थे। आंटी, आप टेंस मत हो, मामा आने वाली हैं आपको कंपनी देने के लिए। जाते हुए उसने नायला बेगम से कहा। सदेस और हमारे दोनों उठकर लॉन की तरफ जा रहे थे और नगमा बेगम फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगी थी। वो भी तकरीबन फारग हो गई थी। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने लगे। मामा जल्दी जाएं, आंटी अकेली बैठी हुई हैं। रास्ते में हमाल ने माँ से कहा। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हमाल के साथ सदेस को देखकर उन्होंने पूछा। हम लॉन में जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ, फिर चाय लगने वाली है। ठीक है, बस हम 10 मिनट में आ रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी हमारे लॉन में कुछ देर के लिए चहलकदमी के लिए बाहर आई थी, मगर आज इसके साथ सदेस भी था। दोनों साथ साथ कदम उठा रहे थे।
मैंने बाबा से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, सुदेश ने हमारे को देखकर कहा, जिसके बाल हल्के हल्के हवा से उड़ रहे थे। अच्छा, क्या सुना है? उसने स्माइल पास करते हुए तजस्सुस से पूछा। यही कि आप अच्छी एक लॉयर हैं। ये बात मेरे डैड से पूछ लो तो पता चल जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें लॉ क्यों पढ़ाया। आजकल आपके इंटरव्यूज़ भी खासी वायरल हो रहे हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा देखे। बस इसके अलावा और काम नहीं है हमारा। उसने मुंह को बनाते हुए कहा। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? सदेश ने फिर से सवाल किया। मुझे फजूल का हल्ला गुल्ला नहीं अच्छा लगता। और ये मीडिया टीवी चैनल्स ये सिर्फ आग लगा रहे हैं, कोई सही अपना काम नहीं करता। आप जिस पोजीशन पर हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। वो इसको इसकी अहमियत का एहसास दिला रहा था। और रही बात मीडिया की, तो जो ट्रेंड में है इसी के लिए मीडिया है। और वो इसको देखकर कहने लगा, जो अपने बालों को बार बार चेहरे से हटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे काम से है। वैसे एक बात पूछूं आपसे? सदेश ने इजाज़त तलब करते हुए उससे पूछा। हाँ कहिए। उसने एक नज़र में उसको देखा। और क्या आखिर ऐसा क्या पूछने वाला है? आप जब मेरे साथ बाहर आ रही थी आपका मूड काफ़ी अच्छा था, और अब आप बहुत सीरियस मूड में हैं। वो मुस्कुराई और दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। ये मेरी आदत है, इसलिए मेरे साथ कोई टिकता नहीं है। मेरा अगर किसी के साथ टाइम स्पेंड ना हुआ हो तो इस तरह से मेरे मूड स्विंग्स हो जाते हैं। क्या आपको बुरा लगा? फिर से रुकते हुए सदेश से उसने पूछा। मुझे बुरा नहीं लगा, थोड़ा अजीब लगा। वो इसको देखकर कहने लगी। चलो अंदर चलते हैं, मामा ने आप लोगों के लिए चाय बनाई है, और वैसे भी मेरी मम्मा के हाथ में काफ़ी टेस्ट है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। श्योर, वैसे भी मेरा चाय के बगैर दिन गुजारना बहुत मुश्किल है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगे। डाइनिंग टेबल पर सब लोग चाय के लिए बैठे थे। हमारे और सदेश भी आमने सामने कुर्सियों पर चाय के लिए बैठ गए। हर कोई हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। ये छोटी सी फैमिली बिल्कुल किसी रौनक की तरह ही लग रही थी। मुबारक हो एडवोकेट, आखिरकार तुम्हारा ये केस भी सॉल्व हो गया। हमारे के एक सीनियर कोलीग ने उससे कहा, जो अभी बस कोर्ट से आई थी। मगर अदालत से निकलने के बाद लाइव इंटरव्यू होने की वजह से हमारे के पहुंचने से पहले सब लोग केस जीतने के बारे में जान गए थे। थैंक्स एवरीवन, ये सब कुछ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ है। आजकल के वक्त में कौन सच्चाई का साथ देकर अपने आप को खतरे में डालता है। आई एम लकी आप जैसे सीनियर्स मुझे मिले। कॉन्फ्रेंस रूम में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, जिनमें ज़्यादातर हमारे से सीनियर्स थे। सर सजाद कहाँ है? बैरिस्टर को वहाँ पर ना देखकर हमारे ने अपने आप एक कोलीग से पूछा था। वो अपने किसी ज़रूरी काम से कुछ देर पहले गए थे। कुछ देर में हो सकता है आ जाए। जब वो आए प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं अपने कैबिनेट में जा रही हूँ। अपने बैग और केस फाइल को उठाकर वो कॉन्फ्रेंस रूम से निकलने लगी, जिसमें आज के जीते हुए केस को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ये केस इतना हाई प्रोफाइल तो नहीं था, मगर इससे पहले हमारे ने जो केस सॉल्व किया था, मीडिया वालों की नज़र इस पर पड़ गई थी। कुछ महीने पहले सजाद रहमानी के चैम्बर में एक केस आया था, जिसमें एक लड़की की सारी प्रॉपर्टी को उसके चचा और चचाजाद भाइयों ने हड़प कर लिया। बाप के मरने के बाद लड़के से रहने के लिए घर का छत भी छीन लिया गया था। जितने भी लॉयर्स और एडवोकेट थे चैम्बर में, सब अपने अपने केसेस में मसरूफ थे। इसके अलावा जितने भी सबूत थे, सारे के सारे इस लड़की के खिलाफ जा रहे थे। लड़की के चचा और चचाजाद भाइयों का कहना था कि उसके बाप ने ज़िंदगी में ही अपनी सारी प्रॉपर्टी को सेल करवाया, और इन्हीं के साथ क्लियर कट सबूत मौजूद थे, जिसको वो अदालत में पेश कर रहे थे। हमारे ने केस ले तो लिया, मगर शुरू में इसको भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन के बाद एक कड़े जुड़ने में इसको 7 महीने लग गए, और आज अदालत में केस का नतीजा सुनवाया गया, जिसमें इस लड़की को उसके बाप की प्रॉपर्टी वापस की गई, और इसके चचा और चचाजाद भाइयों को कुछ सालों के लिए कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ये हमारे की एक और बहुत बड़ी कामयाबी बनने वाली थी, और इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल था। जिस तरह हर एक प्रोफेशन का एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, जिसमें कामयाबी के चांसेस अरूज पर होते हैं, हमारी भी इसी स्टेज पर खड़ी थी। हर इंसान ज़िंदगी में इस फेज़ से गुजरता है। हर किसी के साथ खुद को नुमायाँ करने की अपॉर्चुनिटी होती है। अगर इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत होती है तो सिर्फ मेहनत और यकीन की होती है। इसके बाद आपका करियर अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। यकीनन ये सब कुछ आसान नहीं होता, मगर दुनिया आपको तब दिखती है जब आप अरूज पर होते हैं। एडवोकेट आपसे उस्मान अरसलान मिलने के लिए आए हैं। फ़ोन पर रिसेप्शनिस्ट लड़की ने कॉल करने के हमारे को इन्फॉर्म किया। मैं तो अभी फ्री नहीं हूँ, मुझे घर के लिए निकलना है। आप इनसे कल का कहिए। मैम वो कह रहे हैं कि हमने आपसे अर्जेंट मिलना है। गेटअप से भी अच्छे खासे लगते हैं। हमारे ने हाथ में पहने हुए वॉच की तरफ इन्हें देखा। अच्छा ठीक है, भेज दो इन्हें। मैम एक चैनल वाले भी आए हैं, वो भी मिलने का कह रहे हैं। मैं एक से मिलूंगी, अब जो भी करना है। इनको भेज दो अंदर, चैनल वालों को फिर का कह देंगे। रिसेप्शनिस्ट लड़की ने अपनी राय का इजहार करके फिर से हमारे से आने की परमिशन जानना चाहिए। इसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी कुछ देर पहले वो कह कर आई थी। ठीक है, भेज दो इन्हें। सर आप जा सकते हैं,
रिसेप्शनिस्ट लड़की ने हमाल का पैगाम देकर उस्मान से कहा, जो थोड़ी देर के लिए दीवार में बने खिड़की से बाहर की तरफ रोड पर देख रहे थे। इसके गार्ड इसके इर्द गिर्द थोड़े फासले पर खड़े थे। उस्मान ने हाथ के इशारे से अपने पीछे गार्ड्स को आने से रोक दिया और वहाँ के एक हेल्पर के थ्रू हमाल के ऑफिस में पहुँच गया। इससे पहले वो कैबिनेट के अंदर कदम रखता इसके फ़ोन पर उसके बेटे की कॉल आने लगी। हाँ नमान, खैरियत तो है? उस्मान ने बेटे से कहा, जो सुबह इलेक्शन के सिलसिले में किसी मीटिंग के लिए गए हुए थे। जी अब्बा हजूर, सब ठीक है। आप वकील से भी मिलने तो नहीं गए? नहीं, बस मिलने वाला था, तुम्हारी कॉल आ गई। इसके चैम्बर में हूँ, आप थोड़ा वेट करें, मैं बस पहुँच गया हूँ 4-5 मिनट में। नुमान स्याह शलवार कमीज़ और स्याह कोट पहने सजाद रहमानी के चैम्बर में पहुँच गया। उस्मान अरसलान भी रुककर उसके आने का इंतज़ार करने लगा। चलें अब्बा हजूर, नुमान ने बाप से कहा, जो वहाँ के एक सोफे पर वेटिंग एरिया में बैठे थे। तुम क्यों मेरे पीछे आए हो? तुम्हारी तो मीटिंग थी। सोफे से उठकर अपने कपड़ों को थोड़ा सा झटका देकर नुमान से पूछा। एडवोकेट से मिलते हैं, वो जल्दी में लग रहा था, इसके बाद आपको सब कुछ बता दूंगा। चलो आओ चलते। दोनों हमारे के कैबिनेट में दाखिल हुए। वो चाय पी रही थी और साथ में लैपटॉप पर कुछ टाइप करने में भी मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम, नुमान ने सलाम करके उसको अपनी तरफ मतवज्जो किया। वालेकुम सलाम, आई बैठिए। इनको सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जी बताइए, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? बारी बारी दोनों को देखकर इनसे पूछने लगी। वकील साहिबा, मिल तो हम बहुत पहले चुके होते, अगर हमें ये वक्त पर इल्म हो जाता कि नबील हमदानी को आपने अंदर करवाया। एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर हमाल से उस्मान ने अपने अकड़े हुए लहजे में कहा। एक्सक्यूज़ मी, आप हैं कौन? बेहतर होगा कि आप सीधा पॉइंट पर आ जाएं, क्योंकि मेरे पास फजूल टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उसे चिढ़ने वाले अंदाज में उस्मान से कहा, जिसकी बात कम और धमकी ज़्यादा लगी थी इसको। नबील हमदानी इस वक्त मेरी पार्टी में था जिस वक्त तुमने उसके केस को ले लिया था। ऐसा कह रहा था जैसे सामने लड़की हो, इसकी रियाया हो। अब केस तो ख़त्म हो गया, मगर तुम्हारे दिन ब दिन के इंटरव्यूज़ की वजह से हमारे पॉलिटिकल साख को पूरी तरह असरअंदाज करना। बेहतर होगा तुम अपने इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, जिस तरह से ये हमारी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा। हो सकता है आप पर भी अपना बुरा असर छोड़ दें। पहले तो आप तो ज़रा तस्दीक कर लें, मैंने आपके लिए तुम नहीं हूँ, आप हूँ। और दूसरी बात, आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। लगता है आपको नहीं पता कि आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इस करप्ट क्रिमिनल नबील हमदानी ने मुझे डराने की बहुत कोशिश कर थी, मगर इसने भी मुंह के बल खाया। अगर वो अपनी उम्र का ख्याल नहीं रख रहा था, फजूल बके जा रहा था, तो वो क्यों करे? दिल चलाने वाली स्माइल के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर उस्मान से इस तरह बात कर रही थी जिस तरह इसका टोन था। लगता मुझे जानती नहीं हो लड़की। जितनी उम्र तुम्हारी, इससे दुगना तजर्बा है मेरा। 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हारी इस वकालत को ख़त्म करने में। उस्मान ने अपनी बेइज्जती पर तेज़ आवाज़ में उसे वार्न करते हुए कहा। अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकते? नुमान ने बाप से करीब होकर तंबीह की। मेरी माने तो अपने अब्बा जी के तजर्बे को ज़रा अडॉप्ट कीजिए। हमारे ने नुमान साहब से कहा, जो बाप से आहिस्ता बात करने वाली को अनइंटेंशनली हमारे के कानों तक पहुंचा दिया था। चले, मैं आपको सिंपल सा मशवरा देती हूँ। लैपटॉप को साइड पर करते हुए वो शुरू हो गई, जैसे कि सामने बैठा हुआ शख्स यही करने के लिए आया है। आप जाएं और इस बार मेरे बारे में पूरा होमवर्क करके वापस आइएगा, क्योंकि इस तरह की जोक्स तो मैं रोज़ सुनती हूँ। उस्मान की आंखों में फिर से देखते हुए अपने एक एक लफ्ज़ से उसका खून चलाने का वो ठान चुकी थी। उस्मान की आंखों में इस एतमाद को देख रहा था जिसकी बुनियादें बहुत गहरी थी, जिसको हिलाना हर किसी के बस का काम नहीं था, जो एतमाद सिर्फ आपकी अंदरूनी शफाफियत और अच्छाई से बनकर दूसरे लोगों की आंखों को झुंधिया सकता है। इसकी ज़बान को भी लगाम लगा गया था। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट करके अपने इंटरव्यूज़ को थोड़ा लेट कर देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। नुमान ने एक बार नरमी से बात बनाने की कोशिश की थी। इंटरव्यूज़ करना या ना करना ये मुझ पर डिपेंड करता है। किसी और के कहने से मैं अपने फैसले नहीं बदलती। और ये बात आप भी जानते होंगे कि ये केस दोबारा से हाईलाइटेड आपके मुखालफिन की वजह से हुआ है, जो नबील हमदानी को बाहर निकलवाने के लिए इस केस को दोबारा रीओपन करवाना चाहते हैं। लहजे को हर दर्जा संजीदा रखते हुए इसी तरह हर बात का जवाब दे रही थी जिस तरह सामने वाले का अंदाज होता था। यही तो इसकी खासियत थी। मुझे लगता है आप जो कहना चाहते हैं आप कह चुके हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। वो दोबारा से लैपटॉप की तरफ मतवज्जो हो गई। इसका दिमाग बुरी तरह से इन दोनों की वजह से ख़राब हो गया था। एडवोकेट हमाल मारूफ उस्मान ने टेबल पर पड़े नेम प्लेट को हल्का सा टच किया जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। मुझे तुम्हारा ये अंदाज याद रहेगा। उसने इस तरह देखा जो टेढ़ी नज़रों से उसको देख रही थी। मुझे लगता है आप जाने वाले हैं। अपने लहजे को बमुश्किल कंट्रोल में रखकर उसने उनकी डायरेक्टली यहाँ से दफ़ा हो जाने को कहा था। चलें अब्बा हजूर,
नुमान ने बाप के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने के लिए कहा, जिसका इरादा कहीं से भी उठने का नहीं दिख रहा था। ये सर फिर आदमी जाते जाते हमारे को घुड़ियों से नवाजना नहीं बोला। यहाँ पर भी बात बनने से पहले बिगड़ गई थी। अगली बार अपार्टमेंट के बाहर मत आइएगा। 2 कदम लेने के बाद पीछे से हमारे ने आवाज़ देकर उन्हें कहा। नुमान ने थोड़ा सा मुड़ते हुए उसको देखा, जो चाय का कप मुंह से लगा एक एक घूंट भर रही थी। बगैर एक लकीर भी चेहरे पर लाए उसने बाप को, जो एक टेढ़ा पॉलिटिशियन था, उसकी ईंट से ईंट बजाती थी, जिसके साथ घर और बाहर दोनों में से कोई भी बात करने से पहले कर्तव्य सोचता है। मॉम, आप क्यों आई? मुझे बुलाया होता? आर्यन ने आयशा बेगम से कहा। इसका कमरा दूसरे फ्लोर पर था। हार्ट सर्जरी होने की वजह से ऊपर चढ़ना आयशा बेगम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। तुम क्यों डिनर के लिए नहीं आए? बड़े से सोफे पर आर्यन के साथ बैठकर इसके बालों को माथे से हटाया, जो कुछ देर पहले फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था। मूड नहीं हो रहा था। जब भूख लगेगी तो खा लूँगा, आप टेंशन मत लें। आप बताएं, आपने खाना खा लिया और मेडिसिन ले लिए हैं? इसके दोनों हाथों को पकड़कर उससे पूछा। मैंने ले लिए हैं और खाना भी खा लिया, मगर तुम्हारी वजह से नींद नहीं आ रही। कहा ना मॉम, मैं खा लूँगा, आप रेस्ट करें। कैसे टेंशन न लूँ, माँ हूँ तुम्हारी। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया और मैं सो जाऊँ? कोई फिक्र करने वाली ना हो, या अपने लिए फिर मैं सुकून की नींद भर सो सकूँगी। बाबा, आपने फिर से अपना फेवरेट टॉपिक शुरू कर दिया। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, माशाल्लाह 30 साल के होने वाले, अब तो शादी कर लो, वरना तुम्हारे जितने नखरे ना, मुझे तो डर है कहीं इस तरह बूढ़े ना हो जाओ। मामा, आपका बेटा बूढ़ा होकर भी इतना ही हैंडसम लगेगा जितना अभी है। अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ उसने माँ के सारे खदशों को दूर कर दिया। तुम्हारी आंखें रेड क्यों हो रही हैं? आयशा बेगम ने करीब से इसकी आंखों में देखा, जिसमें सुर्ख दौड़े साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा सा दर्द था, पेन किलर ले लिया, अभी ठीक हो जाएगा। और तुम कह रहे हो कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ? ये ख्याल रख रहे हो तुम? उसकी माँ ने अपना ख्याल रखने पर चोट करके डांटते हुए उससे कहा। अब आप प्लीज़ दोबारा से मेरे साथ शादीनामा शुरू मत कर देना। माँ की को माँ के मुंह की बात को छीन लिया था उसने। तो क्या बुराई है शादी करने में? कभी ना कभी तो करनी है। बेहतर अभी किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके सेटल हो जाओ। दुनिया इधर की इधर हो जाए। ये माएँ बेटों के हर मसले का हल बस शादी में ढूंढती हैं। मामा, मैं जिस तरह की लड़की चाहता हूँ वो इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुई। और जब तुमने अपने स्टैंडर्ड्स को बुर्ज खलीफा पर रखे हैं, तो वहाँ पर पहुँचना किसी लड़की की बात तो नहीं है ना? आयशा बेगम ने उसके नखरीदे मिजाज पर तंज करते हुए इससे कहा। क्यों नहीं पहुंच सकती? जब मेरे स्टैंडर्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं तो इस लड़की को भी हर लिहाज से वहां तक पहुंचना होगा, जिसका नाम आर्यन अरसलान से जुड़ेगा। मेरे बेटे, तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज है। छोड़ो अब इसे। नीचे आओ, मेरे साथ तुम खाना खा लो, फिर साथ में चाय पियेंगे। बाबा आए हैं क्या? दोनों हाथों के माँ के इर्द गिर्द लपेटे कमरे से निकलकर सीढ़ियों में एक एक स्टेप लेते हुए उसने माँ से पूछा। हाँ आए हैं, स्टडी में है, अब्बा जान के साथ है। बाबा को भी थोड़ा सा एहसास नहीं है कि वो आपको टाइम दे दिया करे। इलेक्शंस के दिनों में ऐसा ही होता है। वैसे भी मेरे साथ सारे दिन अलीशा बैठी होती है और शाम में तुम आ जाते हो। मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी है। सच में इन माओं का दिल बहुत बड़ा होता है। हेलो मिस्टर, कहाँ जा रहे हैं? हिना जो अपने कैबिन से कुछ देर पहले बाहर निकली थी, किसी अनजान शख्स को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगी, जो दूसरे फ्लोर पर जाने वाला था। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन है? बगैर जवाब दिए उसने भी सवाल किया। पहले सवाल मैंने किया था ना, तो पहले मेरे सवाल का जवाब बनता है। एक हाथ को कमर पर रख के इसके सामने लड़ाका औरतों की तरह खड़ी हो गई। उस शख्स ने एक स्टेप पीछे की तरफ लिया और पटाखा को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा। ओह हेलो, आइंस्टाइन के रिश्तेदार, क्या ऊपर से देखकर नीचे को स्कैन कर रहे हो? हिना ने इसकी नज़रों से उलझते हुए कहा। नहीं, देख रहा कि उतनी हो नहीं जितनी बातें तुमने अभी कर ली। इस शख्स को इसकी बातों पर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा कोई नमूना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तमीज़ से बात करें आप। मुझे लगता है आपको अपनी नज़रों का इलाज करवाना चाहिए, जो आपको मैं नज़र नहीं आ रही। हाथ में पकड़ी फाइल से उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए साइड से जाने वाली थी कि फिर से 2-3 कदम लेने के बाद रुक गई। आपने तो बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो। दोबारा से याद आने पर हाथ को कान के पीछे ले जाकर बच्चों की तरफ कहने लगी। आप आज यहाँ कैसे? खैरियत तो है? हमारे ने सामने खड़े हुए शख्स से पूछा, जो सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी। मैं इस्लामाबाद जा रही थी, सोचा इससे पहले बाबा से मिलो और आपसे भी मुलाकात हो जाए। तो आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आए ना, वैसे भी सज्जाद सर ऊपर है। 1 मिनट, हिना ने जल्दी से कहा, जो इन दोनों को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ये शख्स इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा था और ना हमारे हर किसी के साथ इस तरह बात करती थी। आप जानती हैं इन्हें? सीढ़ियों में हमारे और सदेश के दरमियान खड़ी होकर हमारे से पूछने लगी। हाँ, मैं जानती हूँ, ये सदेश रहमानी सजाद सर के बेटे और हमारी फैमिली फ्रेंड है। और यह हिना जुबैर, मेरी कॉलीग और टीम मेंबर भी। इसने दोनों का तारुफ करवाया।
अच्छा, ये बात तो मैं इनसे पूछ रही थी, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। हिना ने सदेश को इशारा किया, क्योंकि अब इसके अलजेब्रिक का सवाल हल हो गया था। इसने दोनों हाथों को पैंट की जेबों में रखकर इसकी बातों पर हंस रहा था। आप यहाँ पर भी शुरू हुई थी? हमायल ने सर को ना में हिलाते हुए हिना से पूछा। तो मैंने पहले नहीं देखा था, इसलिए मैं पूछ रही थी। मासूम सा चेहरा बनाते हुए उसने अपने दिफा में कहा। सदेश आप आए, वैसे भी इसका कुछ नहीं हो सकता। हिना को सीनियर्स में इस तरह सीढ़ियों पे इस तरह छोड़कर दोनों ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। पीछे हिना अपनी कही हुई बातों पर पछता रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि चिड़ियाँ चुग गई खेत। उस्मान अरसलान आपसे मिलने के लिए कल चैम्बर आया था, बैरिस्टर सजाद ने हमायल से पूछा, जो सदेश के साथ उसके ऑफिस में बैठी थी। ये कौन है? हमायल ने न समझी से सजाद रहमानी को देखकर पूछा, क्योंकि उसने वाकई में इस तरह का कोई नाम नहीं सुना था। नवीद हमदानी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उस्मान अरसलान इसका सीएम है, जो कल तुम्हारे ऑफिस में आया था। ओह अच्छा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आया तो था इसका बेटा भी, शायद इसके साथ था, मगर उसने नाम नहीं पूछा था और ना ज़रूरी समझा, इसलिए मुझे नाम नहीं मालूम। क्या कह रहे थे? बैरिस्टर सजाद ने बस सवाल पूछ दिया। कुछ नहीं, बस मुझे एक जोक सुनाने के लिए आए थे, लापरवाही से उसने कहा, जैसे इनका आना इसके लिए रोज़ की बात हो। क्या मतलब है इस बात का? बैरिस्टर ने अपने चश्मों को आगे से आंखों से हटाए परेशानी से पेशानी पर एक दो बल को बनाए आगे होते हुए हमायल से पूछा। वो मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहे थे कि मैं अगर अपने इंटरव्यूज़ को बंद करूं, क्योंकि इससे इनका पॉलिटिकल करियर डैमेज हो रहा है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमायल उसने आपको धमकी दिया और आप अभी मुझे बता रही हैं, और वैसे भी ऐसे जैसे हुआ है, और आप भी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैरिस्टर सजाद ने थोड़ा गुस्से में हमायल से कहा, क्योंकि वो इसके मकरू चेहरे से बहुत पहले से वाकिफ था। सजाद अंकल, मुझे तो हर केस में इस तरह की धमकियाँ मिलती हैं, लोग देते रहते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर में बैठकर रोना शुरू कर दूं? बाकी लोगों में और उस्मान अरसलान की धमकियों में बहुत फ़र्क है। आप नहीं जानती उसको। इसने परेशानी से माथे को सहलाते हुए कहा। तो आपके साथ कौन सा दोस्ती में रह गया है? उसने तुक्का लगाया था, मगर वो बिल्कुल जगह पर लगा था। बैरिस्टर ने एकदम सर उठा के हमायल देखा, जो बगैर कोई फ़र्क लिए इसी तरह अपनी कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बैरिस्टर की खामोशी से उसको कुछ गलत लगने की बू आ रही थी, इसलिए उसने उनसे पूछा, जो इस वक्त इनको देख रहे थे। जामा झील की तरह इसकी यादों के पर्दे में माजी की एक तस्वीर लहरा गई थी, जो ऐसी तस्वीर जिसको डिलीट करना इनके कंट्रोल सिस्टम की हदूद से बाहर था। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरे साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात रह गए हैं अरसलान फैमिली के, जो दोस्ती से भी बढ़कर थे, मगर फिर इनको बुराई की जंग ने आलूदा कर दिया। ज़ुबानी लफ्ज़ों में उन्होंने अपने माजी को बयान किया। हमारे भी खामोश बैठी थी, धागे के दूर 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 से कहीं पर जुड़ने लगे थे। खैर, आप छोड़ें इस बात को, अभी मेरी बात गौर से सुनो। हमाइल गार्ड्स के बगैर आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे, और ये इंटरव्यूज़ वगैरह कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दो। पास ग्लास में पड़े पानी से एक घूंट पी लिया उसने। सजाद अंकल, मैं किसी वजह से अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं लाऊंगी, और इंटरव्यूज़ के लिए तो आप मुझे फोर्स करते थे। अब जब मैं आपकी बात पर अमल कर रही हूँ, तो आप अपने बात से पीछे नहीं हटे। वैसे भी ये धमकियाँ मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। अगर मैंने इनसे पीछे हटना था, तो मैं इस फील्ड को कभी ज्वाइन नहीं करती। तो आप यहाँ पर भी अपनी मनमानी करेंगी? ये कोई खेल नहीं है और ना ही कोई अदालत का कटहरा है कि आप मुझे कन्विंस कर रही हैं। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का सवाल है। संजीदा लहजे में सजाद साहब ने हमारे को समझाने की कोशिश की, मगर वो भी अपने नाम की एक थी। सर, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए सीधा फॉर्मल अंदाज में अंकल से सर कहने में 1 मिनट नहीं लगाया इस लड़की ने, जिसका मतलब साफ था कि मेरे फैसलों पे मुझे फोर्स नहीं किया जाए। लगता मुझे शराज से बात करना पड़ेगी, सजाद ने हमायल को देखकर कहा, क्योंकि अब तो बगैर किसी शक के ये वाजे हो गया था कि ये इस बात को समझने वाली नहीं है। प्लीज़ सर, इन्हें कुछ मत कहिएगा। आप जानते तो हैं, वो मेरा भी बाप है, कदम कदम पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना हुआ होता है। इस सारी सूरत हाल में इस बार वो कुर्सी से थोड़ा आगे होते हुए सजाद से रिक्वेस्ट कर रही थी। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हर बार सिद्ध करना अच्छी बात नहीं होती। वो बैरिस्टर की आंखों में अपने लिए परेशानी देख रही थी, मगर वो किसी एक इंसान के डर से खुद को किसी भी खौफ में मुब्तला नहीं करना चाहती थी, जिसके डर से वो महफूज होकर भी कभी ना निकल सकी। सजाद रहमानी की शादी जब नायला बेगम से हुई, तो 3 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। नायला बेगम एक स्टाइलिश और सुलझी हुई खातून थी, जिसके माँ बाप कैनेडियन थे। वो भी कनाडा में ही पैदा हुई थी। शादी के बाद सजाद साहब और नायला बेगम हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।
दोनों में दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी। इनकी पहली औलाद सुदेश की पैदाइश के बाद 2 साल बाद इनके यहाँ एक खूबसूरत सी बेटे पैदा हुई। नायला बेगम और सजाद साहब इतने खुश बेटे की पैदाइश पर नहीं हुए थे जितने लोग बेटी की पैदाइश पर हुए थे। दोनों ने मिलकर इसका नाम अरूज हफ्सा रखा था। अरूज का नाम माँ को पसंद था और हफ्सा नाम सजाद साहब को पसंद था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। सजाद रहमानी की छोटी सी फैमिली वक्त के साथ खेल रही थी। अरूज हफ्सा की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए सजाद रहमान के घर में एक हफ्ता पहले तैयारियां शुरू हो गई थी। हर साल की तरह नायला बेगम अपने दोनों बच्चों की बर्थडेज को पूरे जोश से मनाती थी। इन दिनों सुदेश कनाडा नानी के घर गया था। वो हर रोज कॉल करके अरूज के साथ घंटों फोन पर बातें करता रहता। अरूज और सुदेश की उम्र में 2 साल का फर्क था। वो हमेशा अपनी बहन को डोल कहकर पुकारता था। एक दोपहर नायला बेगम किचन में कुछ काम कर रही थी कि इनकी दुनिया उस रोज उलट गई। अरूज दूसरे फ्लोर पर अपने टॉय से खेल रही थी कि अचानक दूसरे फ्लोर से नीचे गिर गई और उसी वक्त इसकी जान निकल गई। घर के गार्ड्स ने फिर भी अरूज को जल्दी से अस्पताल पहुंचा दिया था क्योंकि सजाद साहब घर पर मौजूद नहीं थे। मगर इनकी बदकिस्मती थी, खून दिमाग में जाने की वजह से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई थी। और निकलती भी क्यों ना, नन्ही सी जान थी आखिर। नायला बेगम ने जब अपनी बेटी की लाश को खून में नतबत देखा तो वो वहीं पर गिर के बेहोश हो गई। अरूज की डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च थी। उस दिन जब हमारे अपने बाबा के रेफरेंस से बैरिस्टर सजाद रहमानी के चैम्बर में आई और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर इसका डेट ऑफ बर्थ भी 6 मार्च देख लिया तो इसको अपनी बेटी का अक्स हमारे में नजर आया। यही वजह है कि बैरिस्टर साहब हमारे को एक एडवोकेट से ज़्यादा अहमियत देता है। और यही बात कुछ दिन पहले हमारे को शराज साहब की वजह से मालूम हुई थी। इसलिए वो भी हमेशा इनके साथ नरमी से बात करने की कोशिश करती थी। अब्बा हजूर, आपने बुलाया था? नमान अभी भी बाप के कमरे में आया था। इसके बाप ने इसको देखा भी नहीं था। वो शतरंज में इतना मसरूफ था। बैठ जाओ। सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए इसको कहा। कुछ देर के लिए मुंह पर हाथ रखकर चेस बोर्ड पर अपनी मोहरों को देख रहा था जो हर तरफ से घेरे हुए थे और बादशाह भी हर तरफ से खतरे में था। फुरकान का पैसा कुछ दिनों में इलीगल तरीके से आने वाला है। उस्मान ने बात करना शुरू कर दी। हाँ, आपने बताया था, नुमान ने बाप से कहा। वो कह रहा है कि अगर हमने इसका पैसा सेफली बाहर निकाला और इसको वाइट मनी में चेंज कर दिया तो इस इलेक्शन को हमारे फेवर में कर सकता है। अब्बा हजूर, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हर तरफ तो हम वैसे भी मीडिया वालों की ज़बानों पर हैं। अब अगर कहीं से ये शोशा निकल आए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मैं सब जानता हूँ तुमसे बेहतर। उसने भी सर उठाकर उसको देखा, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जिसे भी हमें तवक्को था साथ देने के लिए सबने पीठ दिखाई है और वैसे भी मैंने ज़बान दे दी है। वो सीधा बैठा था। आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते, तुम्हारे पास ऐसे क्या मनसूबे जो बाजी को पलटा सकते हैं? ना खुद किसी के काम के हों और ना तुम्हारा वो ड्रैकोला बेटा। बेजारी से उन्होंने कहा। एक तो इस बदतमीज़ लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इसकी बातें मेरी खोपड़ी में घुसी हुई हैं। अपनी कनपटी को इसने दोनों उंगलियों में दबा दी जैसे इन बातों को निकालने की कोशिश कर रहा। अच्छा, अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, आपका बीपी शूट हो जाएगा। बताएं क्या करना है? नमान ने बेइज्जती होने के बाद भी बाप से पूछा क्योंकि इसको भी अब आदत हो गई थी बहू की तरह। ये भी बाप से सासों की तरह हर दूसरे दिन बातें सुनता रहता था। पहले तो इसको छुपाने का कहीं इंतज़ाम करो और किसी से राब्ता करके जहाज़ का रास्ता बदलो। और उस कमीने के पीछे एजेंसी वाले लगे हुए हैं इसको लीगली चेंज करने के लिए। बाद में कुछ सोचता हूँ। वो दोबारा से चेस बोर्ड पर झुक गया। इसके साथ सिर्फ एक रास्ता था, दूसरे मोहरों को आगे करवा के बादशाह के लिए कुर्बानी देना। और उसने भी यही किया था। अपनी मेरे मोहरे को बादशाह के लिए मार गिरा के दुश्मन के चाल में दरार डालकर खुद इसके मोर्चों में दाखिल हो गया और अपने जाल को बुनने लगा। ये खिलाड़ी बाहर भी यही खेल खेल रहा था, इसी चालों को आगे बढ़ा रहा था। बादशाह बनने के लिए वो खुद को खतरे में डालने का फैसला कर चुका था।